Hello students, a very good morning to all of you. So now we are going to start with the next part of the chapter as force and pressure. Till the previous video we have discussed about the force and turning moment और इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं about pressure. चलिए, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का which is pressure. Alright, इससे पहले प्रेशर से पहले हमने जो चीज के बारे में डिस्कशन की थी वो थी फोर्स. फोर्स क्या थी? इट इज एनी एक्सटर्नल पुल और पुश विच टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी. वो हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है. फोर्सेस कुछ भी हो सकता, ये एक्सटर्नल पुश और पुल हो सकती जो कि किसी भी बॉडी की क्या कर सकती, स्टेट को बदल सकती, शेप, साइज, किसी भी चीज को ये चेंज कर सकती. उस चीज को हमने क्या कहा था? फोर्स. अच्छा, अब फोर्स लग किस तरीके से सकती है? सपोज ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. इसके ऊपर फोर्स मैं लगानी चाहूं तो इस तरीके से भी लगा सकता हूं कि फोर्स मैंने भाई इस तरीके से लगा दी. फोर्स मैं चाहूं तो इस तरीके से भी लगा सकता हूं, इस तरीके से. मतलब कि फोर्स किसी भी एंगल के साथ लग सकती किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या फिर मैं बिल्कुल सीधी लगा सकता उसके ऊपर, यानी कि कितने एंगल पे? 90 डिग्री. भाई ये उसकी ऊपर वाली सरफेस है ऑब्जेक्ट की, ये जो F वाली में हमने फोर्स बनाई है ये बिल्कुल 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही सरफेस पे. एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री. बहुत ध्यान से चीजें सुनना, ये तीनों की तीनों ही फोर्स हैं, ये तीनों की तीनों ही फोर्स हैं. लेकिन अभी जो डिफरेंस पार्ट हम देखने जा रहे हैं वो ये है, अगर तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. भाई अगर तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जो वो क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो उस फोर्स का नाम बदल करके क्या रख देते हैं हम? उस चीज को हम बोल देते हैं थ्रस्ट. दैट थिंग, उस फोर्स का नाम बदल के हमने क्या रख दिया? थ्रस्ट. क्या रख दिया भाई? थ्रस्ट. अच्छा, अब देखो ये जो फोर्स है ये किसी एंगल पर लग रही, ये फोर्स भी किसी एंगल पर लग रही, लेकिन ये फोर्स इस सरफेस के साथ ये वाली फोर्स कौन सा एंगल बना रही? 90 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर. 90 डिग्री का मतलब ये फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर. इसलिए इस फोर्स का नाम हमने चेंज करके क्या रख देंगे भाई? थ्रस्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट यही है, वो फोर्स ही है, लेकिन उसके साथ एक और चीज आ जाएगी. व्हेन फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तब उस फोर्स का नाम हम क्या चेंज करके रख देंगे? उस फोर्स का नाम हम चेंज करके रख देंगे भाई थ्रस्ट. ऑलराइट, समझ में आया? फोर्स किसी भी एंगल पर लग सकती, लेकिन ऐसी फोर्स जो सरफेस के नॉर्मल हो, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो. एक और नाम यूज करते हैं परपेंडिकुलर के लिए हम, नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब भी 90 डिग्री होता है. अगर ये फोर्स नॉर्मल है सरफेस के, ये फोर्स परपेंडिकुलर है सरफेस के, ये फोर्स और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तीनों का मतलब सेम ही है कि ये चीज क्या एंगल बना रही? 90 डिग्री सरफेस के साथ. तो उस फोर्स का नाम फोर्स से बदल के हमने क्या रख दिया? थ्रस्ट. अगर थ्रस्ट की डेफिनेशन तो वो क्या है? जब फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर लग रही सरफेस के विद रिस्पेक्ट, तो हम उस फोर्स को क्या नाम दे देते हैं? थ्रस्ट. अच्छा, तो यानी कि फोर्स और थ्रस्ट सिर्फ नाम में बदले हैं, बाकी सभी चीजें तो इनकी ऑलमोस्ट सेम है. सो थ्रस्ट और फोर्स हैं जो ये ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इनके एसआई यूनिट्स भी सेम होंगे और काम भी सेम होगा. भाई अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में फोर्स के एसआई यूनिट क्या थे भाई? न्यूटन. तो थ्रस्ट के भी एसआई यूनिट क्या होंगे? न्यूटन. अगर फोर्स के सीजीएस यूनिट्स डाइन्स थे तो इसके भी सीजीएस यूनिट्स क्या आएंगे भाई? डाइन्स. ये बातों का आपको ध्यान रखना है. थ्रस्ट एकदम फोर्स ही है, बस थ्रस्ट का नाम बदल गया, इस फोर्स का नाम बदल के हमने थ्रस्ट रख दिया, सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कोई भी फोर्स किसी भी एंगल पर लगे तो फोर्स बोल लेंगे. अगर बिल्कुल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सरफेस लग रही तो हम उसको क्या नाम दे देंगे? थ्रस्ट. अच्छा,
तो अब हमने ये पूरी चीज क्यों पढ़ी, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन में हमें थ्रस्ट वर्ड ही यूज करना है। प्रेशर की डेफिनेशन में हमें थ्रस्ट वर्ड ही यूज करना है, उसमें हम फोर्स यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रेशर नाउ। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द रेशियो ऑफ, और you would say pressure is defined as ratio of thrust to area। thrust to area, भाई थ्रस्ट अब आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी सरफेस है, सपोज ये सरफेस है आपके पास, यहां पर आपको बोल रहे थ्रस्ट बनाओ, क्या पहले ये सोचो आपको कह रहे हैं इस सरफेस पे फोर्स लगा के बताओ, तो भाई आप फोर्स ये भी लगा सकते, ये भी लगा सकते, फोर्स कुछ और इस तरीके से भी लगा सकते। अब आपको उसने बोला कि इसी सरफेस पे थ्रस्ट लगाओ, तो आपको पता है कि थ्रस्ट का मतलब ऐसी फोर्स जो कि 90 डिग्री वाला एंगल बनाए सरफेस पे। वो एक ही केस हो सकता है, यहां पर भाई आप एंगल कितने चेंज कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन थ्रस्ट में एंगल क्या है, सेम, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। तो इस सरफेस के ऊपर थ्रस्ट लगानी है तो हम 90 डिग्री लगा देंगे। अच्छा, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब हमें यह भी देखना है ये थ्रस्ट कितने एरिया पर लग रही, हमें ये देखना है कि थ्रस्ट कितने एरिया पर लग रही। तो अब हम सिर्फ थ्रस्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की। भाई फोर्स अगर एक पॉइंट पर लग रहा है तो हम कहेंगे भाई वो क्या है, फोर्स। अगर फोर्स एक सरफेस पे लग रहा, एक एरिया वाली चीज पर लग रहा, तो हम थ्रस्ट की जगह किस चीज को डिफाइन करेंगे, प्रेशर को। प्रेशर इज बेसिकली थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। मतलब कि जब भी हमें प्रेशर देखना है, हमें क्या चीज देखनी है, एरिया। हमें क्या चीज देखनी है भाई, एरिया। अच्छा, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, it is either thrust or you can say it is thirst. All right, most of the books write it spelling like thrust only. All right, so what जो भी बुक में दिया है आप जिस तरीके से याद करना कर सकते हैं, लेकिन मतलब उसका यही है कि जो 90 डिग्री हो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर हम बात करें अबाउट दी SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अगर हम बात करें अबाउट SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर, SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर के बारे में अगर हम बात करें, भाई यहीं से देखो, थ्रस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन न्यूटन। थ्रस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन में, और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं भाई हम मीटर स्क्वायर में। एरिया इज रिप्रेजेंटेड इन मीटर स्क्वायर। ऐसा ही देखना है तो मीटर लेंगे, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे किस तरीके से इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, अब इस चीज को इतना लंबा चौड़ा याद रखने की बजाय, न्यूटन पर मीटर याद रखने की बजाय, हम इसको एक ही नाम से रिप्लेस कर देंगे, पास्कल। जिसने इसके यूनिट्स बनाए थे उसको हमने नाम दे दिया पास्कल। ऑलराइट, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं भाई, पा। दिस इज रिप्रेजेंटेड विद PA। पास्कल की शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से हमें लिखनी है, पा। सो PA इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर पास्कल। ऑलराइट, अच्छा, ये तो बात हुई भाई CGS की, और सॉरी SI की। अब अगर हमें बात करनी है अबाउट CGS यूनिट्स, अब अगर हमें बात करनी है CGS यूनिट्स की, तो देखो भाई, न्यूटन विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइन्स। न्यूटन कन्वर्ट हो जाएगा डाइन्स में, मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएंगे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो गए भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारे पास कौन से यूनिट्स आ गए भाई, SI यूनिट्स। ये हमारे पास कौन से यूनिट्स आ गए, CGS यूनिट्स। ये हमारे पास आ गए CGS यूनिट्स। अच्छा, अब आपको पता है जब भी हम SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स निकाल लेते हैं, फिर हमारा अगला स्टेप होता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है भाई SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स में। मतलब एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना, तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी द कन्वर्जन फैक्टर। इसको अगर मैं आपको याद करवाऊं तो याद होगा 1 न्यूटन वॉज 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स। मैंने कहा था आप याद रख लीजिए, 1 न्यूटन में 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स होते हैं। ऑलराइट, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 5 टाइम्स। अच्छा, अब इसी को देखते हुए हमें इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करना है भाई।
1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऐसा यूनिट्स है जिसको हमने पास्कल का नाम दिया था, इज इक्वल्स टू डैश डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पता करना है भाई। ये डैश की वैल्यू क्या होगी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएंगे डैश डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा होता है कन्वर्जन फैक्टर, वही हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप कहते हैं कि 1 मीटर में कितने हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 क्या है हमारा कन्वर्जन फैक्टर। ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट्स में जाने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है 100। अच्छा, अब ऊपर पड़ा है न्यूटन, नीचे पड़ा है मीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करके देखते हैं। अच्छा, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स, 1 न्यूटन में 10 रेज पावर 5 टाइम्स। ओके, अब नीचे पड़ा है मीटर स्क्वायर, इधर नीचे पड़ा है सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे भाई। ये बनाने के लिए आप स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी स्क्वायर लगाया, इधर भी स्क्वायर लगाया, तो ये बन गया 1 मीटर स्क्वायर। 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर आ गया। 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 का स्क्वायर इज 100 इंटू 100, सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए भाई 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमें 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूटन को हमने लिख दिया 10 रेज़्ड पावर 5 टाइम्स। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर भाई 1 2 3 4, हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 जीरोस है, हमने लिख दिया 10 रेज़्ड पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये 4 और ये 5 माइनस 4 मींस 1। भाई कटिंग तो आती है, नहीं आती तो इधर देखो दोबारा करते हैं। इधर 10 रेज़्ड पावर 5, इधर 10 रेज़्ड पावर 4, इसको खोल लो 1 2 3 4 5, इसको भी खोल लो 1 2 3 4। 5 जीरोस ऊपर 4 जीरोस नीचे, 4 के साथ 4 जीरोस कैंसल। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इसमें 10 क्या है भाई हमारा, 10 इज दी कन्वर्जन फैक्टर। 10 क्या है भाई, 10 इज बेसिकली दी कन्वर्जन फैक्टर। 10 है हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर। ऑलराइट, चलिए, तो भाई एसआई यूनिट्स क्या है इसके पास्कल्स, इसको हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट्स इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाई ये कुछ तो इजी है, ये तो आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं। लेकिन जितनी देर तक आप ये लेक्चर रिवाइज नहीं करेंगे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो सिर्फ इसको देख के ही नोट्स को मत लिखें, इसको साथ के साथ समझें और एक बार खुद से इन यूनिट्स की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अच्छा, चलिए, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये हमने डिस्कस किया कि प्रेशर क्या होता है, इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर एक चीज न्यूमिनेटर में पड़ी है, दूसरी चीज डिनोमिनेटर में पड़ी है, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है। ये दोनों होते हैं भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई दोबारा से ध्यान दीजिए, एक चीज अगर न्यूमिनेटर में पड़ी है, इक्वल टू के बाद दूसरी चीज डिनोमिनेटर में पड़ी है, तो उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और आपको पता है जब भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, दे विल शो ऑपोजिट बिहेवियर। दे विल शो ऑपोजिट बिहेवियर मतलब एक के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाती है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाती है। ये चीज ध्यान से सुनिएगा, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाती है इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा,
अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी एक चीज न्यूमिनेटर में पड़ी है, इक्वल टू के बाद भी दूसरी चीज न्यूमिनेटर में पड़ी है, दोनों सेम साइड पे हैं, दोनों न्यूमिनेटर में हैं, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन आ जाता है? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रेशर एंड थ्रस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या आ जाएंगे भाई? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रेशर और थ्रस्ट क्या है भाई? दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब होता है ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे? दे विल शो सिमिलर बिहेवियर। दे विल शो सिमिलर बिहेवियर, यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घट रही तो दूसरी चीज भी घट जाएगी। भाई बहुत 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 ध्यान से सुनना है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, तो ये इनवर्सली है। एक चीज बढ़ी और दूसरी भी बढ़ गई तो वो किस तरीके का प्रोपोर्शनलिटी है? डायरेक्टली। देखते किस तरीके से है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। न्यूमिनेटर के सामने न्यूमिनेटर डायरेक्टली, न्यूमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर भी, न्यूमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर तो इनवर्सली। भाई न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर तो डायरेक्टली, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो इनवर्सली। बस ये चीज आप याद रखिए। अच्छा, अब मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी। अगर हमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज याद रखनी है तो कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। उस कांस्टेंट चीज को हम उस इक्वल टू में डाल के क्या, कौन सा साइन लगा सकते हैं? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लगा सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास इक्वल टू पड़ा है और साथ में के पड़ा है तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगा सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो याद रखिएगा थ्रस्ट क्या रहेगी? थ्रस्ट विल बी कांस्टेंट। अगर हमें ये चीज लिखनी है कि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो थ्रस्ट क्या होगी? कांस्टेंट। इससे क्या होगा भाई? मैं इसी चीज में आपको समझा देता हूं। भाई ये चीज मैं सिर्फ इस लेक्चर में समझाऊंगा कि डायरेक्टली और इनवर्सली किस तरीके से है। फर्दर लेक्चर्स में मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप यहां पर उस चीज को समझ लीजिए। भाई प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। अभी मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको बताया कि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी इज इक्वल टू के जगह पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना है। मैंने ये चीज रखनी है, यानी कि थ्रस्ट नहीं होना चाहिए तब रिलेशनशिप में, थ्रस्ट नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप में, तभी मैं कह पाऊंगा कि प्रेशर और एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट होके इक्वल टू में जाना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट के होके इक्वल टू में जाना पड़ेगा, तो ही मैं ये वाला सिंबल लगा सकता हूं। अच्छा, चलिए देखते हैं करके। थ्रस्ट इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया थ्रस्ट क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते किसी भी लेटर से, के से। तो थ्रस्ट की जगह पर क्या आ गया भाई? के। अब इस के को इक्वल टू में डाल दीजिए, के को इक्वल टू में डाल दीजिए, तो क्या मैं ये वाला सिंबल लगा सकता हूं प्रोपोर्शनैलिटी का? बिल्कुल। के की जगह के और इक्वल टू को कंबाइन करके ये रख दिया, के की जगह 1 आ गया, 1 बाय एरिया। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। लेकिन हमने एक चीज की है कि थ्रस्ट क्या रहनी चाहिए भाई? कांस्टेंट। थ्रस्ट क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। तभी तो के बनेगा, तभी इधर जाके तभी हम ये वाला सिंबल रख सकते हैं। सो थ्रस्ट क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ये भी कंडीशन है अगर मैं चाहता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली क्यों? एक चीज न्यूमिनेटर में, दूसरी चीज डिनोमिनेटर। अच्छा, ठीक है। तो ये चीज हम साइड पर लिख लेते हैं कहीं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमारी पहली कंक्लूजन है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास कि थ्रस्ट क्या बिहेव करे? थ्रस्ट विल बी कांस्टेंट। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं कह रहा हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट।
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, वो भी यानी कि मैं ये लिखना चाह रहा हूं, एक चीज इधर भी न्यूमिनेटर में, दूसरी चीज भी न्यूमिनेटर में और बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। अब भाई इसमें भी कहीं मुझे एरिया दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे बना होगा ये फॉर्मूला भी, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। इस केस में हम क्या मान लेते हैं कि एरिया क्या है भाई, कांस्टेंट, उसको हम क्या लिख देंगे, के, उसको लिख दिया के, एरिया को लिख दिया भाई के। अब के को इक्वल टू में डालो, के को इक्वल टू में डालो, आप क्या चीज लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल, के को इक्वल टू में डालो, आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, लेकिन कंडीशन क्या है, एरिया क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट, एरिया क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट। अब लगता है कि आपको डायरेक्टली और इनवर्सली में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आए तो दोबारा से प्रीवियस जाओ वीडियो में और देखो कि किस तरीके से हमने इस चीज को समझा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, फिजिक्स में डायरेक्टली इनवर्सली आपको +1 +2 तक काम आएगा, और 10th तक तो अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो कोई क्वेश्चंस तो इस तरीके से हैं आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अगर आपको डायरेक्टली और इनवर्सली के बारे में नॉलेज नहीं है। भाई न्यूमिनेटर के सामने न्यूमिनेटर डायरेक्टली, न्यूमिनेटर के सामने डिनोमिनेटर इनवर्सली, लेकिन कोई ना कोई एक चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, तभी ये चीज हो सकती। अगर हमने इनवर्सली रखा तो थ्रस्ट कांस्टेंट, डायरेक्टली रखा तो एरिया कांस्टेंट, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट जरूर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो ये वाली चीज भी हम वहां लिख लेते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। इसमें भी क्या कंडीशन है हमने रखी कि एरिया क्या है, कांस्टेंट, एरिया क्या है भाई, कांस्टेंट। मतलब जब भी हमें डायरेक्टली इनवर्सली के बारे में बात करनी है तो कोई ना कोई एक चीज क्या होगी, कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया, ये हमारा बेसिक फार्मूला आ गया इस चैप्टर में। जो भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसी फार्मूला से मिलेंगे, आपको थ्रस्ट दी होगी, आपको एरिया दिया होगा, आपको प्रेशर निकालना है, यहाँ प्रेशर दिया होगा, इन दोनों में से एक चीज नॉट गिवन होगी वो निकालनी है। अच्छा, अब देखो भाई इसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से हैं, एप्लीकेशंस किस तरीके से। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, या चलिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक पर्सन है, पर्सन or let it be there is a boy of weight 50 kg। हमारे पास एक बॉय है जिसका वेट है 50 kg, is standing on sand with shoes। भाई उसने शूज पहने हैं, तो जो शूज हैं उनका जो एरिया कांटेक्ट में है, ये सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक शू है और इस शू का जो एरिया कांटेक्ट में आता है हमारे अर्थ के साथ, वो ये वाला एरिया है जो कांटेक्ट में आ रहा विद द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑलराइट, ये कोई भी शू है और ये पर्सन उस शू को पहन के सैंड के ऊपर स्टैंड कर रहा, जिसका वेट या फोर्स क्या है, 50 kg। भाई वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट, वेट होता है, ऑलराइट, वेट के यूनिट्स होते हैं न्यूटन, सो वेट इज 50 न्यूटन। वेट क्या होता है कि अर्थ एक बंदे को कितनी फोर्स से खींच रही, तो वेट भी क्या होता है, एक तरह का फोर्स ही, कितने फोर्स से अर्थ एक बंदे को खींच रही उस चीज को हम बोलते हैं वेट। अगर ज्यादा खींच रही अर्थ तो ज्यादा वेट, कम खींच रही तो कम वेट। तो हमने कहा भाई जो फोर्स उस बंदे के ऊपर लग रही वो क्या है, 50 न्यूटन। और वेट हमेशा किस तरीके से लगता है, वेट हमेशा लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। किसी भी बॉडी का वेट लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस डायरेक्शन में, नीचे को वर्टिकली, किसी भी एंगल पे नहीं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास आ गई अर्थ जिसके ऊपर, और सैंड जिसके ऊपर ये बंदा खड़ा है, कितने वेट का भाई, 50 न्यूटन का। अच्छा, एन आइडेंटिकल गर्ल, उतने ही वेट की यानी 50 न्यूटन वेट की ही गर्ल स्टैंडिंग
ऑन सैंड विद हील्स। उन्होंने भाई, गर्ल ने क्या पहनी हुई है? हील्स। तो भाई जो पेंसिल हील या कोई भी हील होती है वो इस तरीके की दिखती है। लेटर से इस तरीके से उसका कोई भी सैंडल या हील है, इस तरीके से। अच्छा, ये सैंडल या हील इस तरीके से है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए कि ज्यादा सैंड में पेनिट्रेट, सैंड के अंदर घुसेगी कौन सी चीज ज्यादा, इसके शू या फिर इसकी हील? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आपको पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या चीज कांस्टेंट रह रही, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें रिलेशन किस चीज में देखना है। भाई बॉय का वेट भी उतना, यानी जितनी फोर्स से अर्थ बॉय को खींच रही उतनी फोर्स से गर्ल को खींच रही, तो क्या चीज कांस्टेंट है? फोर्स। और अभी मैंने आपको बताया वो चीज जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा, वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, ध्यान से सुनना, वेट उसका वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही? 90 डिग्री, क्योंकि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सैंड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, एंगल कितना है दोनों के बीच में? हाथ में और इसमें कितना एंगल है? 90 डिग्री। यानी कि ये चीज क्या है? थ्रस्ट। फोर्स 50-50 न्यूटन, मतलब ये चीज क्या है? उनकी थ्रस्ट। भाई थ्रस्ट कांस्टेंट है, थ्रस्ट कांस्टेंट तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि क्या कांस्टेंट दे दी उन्होंने? थ्रस्ट। क्या कांस्टेंट दे दिया भाई उन्होंने? थ्रस्ट। अच्छा, यानी कि अच्छा, अब यानी हमारा जो फैक्टर है वो सिर्फ एरिया देखना रह गया। भाई दोनों में से बताइए एरिया कांटेक्ट में किसका ज्यादा है? ये शू है, इसका बहुत ज्यादा एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसका बहुत कम एरिया, इसका बहुत कम, क्योंकि पेंसिल हील जो है वो तो पॉइंट के साथ कांटेक्ट बना रही है अर्थ के साथ, और जो शू है वो प्रॉपरली एरिया के साथ कांटेक्ट बना रहा, यानी इसकी हील बहुत कम टच कर रही है अर्थ को, और इसका जो ये वाला पार्ट है शू का वो बहुत ज्यादा अमाउंट से टच कर रहा अर्थ को। यानी कि एरिया इन दोनों में से किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली शू का एज कंपेयर टू हील। अगर एरिया शू का ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि कौन सी रिलेशन में है? इनवर्सली। एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम, तो ये कम धसेगा, तो ये कम धसेगा क्योंकि प्रेशर कम हो गया, क्योंकि एरिया क्या है? ज्यादा। अच्छा, इस पे आइए, इसमें एरिया क्या हो गया भाई? इसमें कम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो गर्ल है वो ज्यादा धसेगी सैंड। क्यों हमने ये रिलेशन लगाया? क्योंकि थ्रस्ट क्या थी? कांस्टेंट। कंपैरिजन किया क्योंकि थ्रस्ट क्या थी? कांस्टेंट। किसके बेसिस पे कंपैरिजन कर लिया हमने? एरिया के बेस पे। हमने किस पे बेस पे कर लिया? एरिया के बेस पे। अच्छा जी, ये तो आपको पहला रिलेशन समझ आया। अब हम गर्ल को हटा देते हैं भाई। अब हम कंपैरिजन कर रहे बॉय के बीच में। एक हमारे पास बॉय है जिसका वेट है 50, एक बॉय है हमारे पास अनदर बॉय ऑफ फोर्स या ऑफ वेट 80 न्यूटन। वो भी सेम तरह के ही शूज पहने हुए, उसने भी सेम एरिया, सेम सब कुछ सेम, बस उसका वेट क्या है? उससे ज्यादा। तो बताइए अब दोनों में से कौन ज्यादा सैंड में धसेगा? भाई अब हमने क्या चीज रख ली? वही बॉय वही शूज पहने हुआ है, तो एरिया कांस्टेंट है। एरिया क्या है भाई? कांस्टेंट। अगर एरिया कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट, और डायरेक्टली का मतलब होता है जो चीज जितनी बढ़ेगी उतनी ही दूसरी चीज भी बढ़ेगी। यानी कि अब थ्रस्ट चेंज हो रही, इसके पास थ्रस्ट है 50, इसके पास थ्रस्ट है 80। बताइए भाई दोनों में थ्रस्ट किसके पास ज्यादा है? 80 के पास। थ्रस्ट ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, क्योंकि ये कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी में है? डायरेक्टली। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इधर से थ्रस्ट बढ़ा, इधर से प्रेशर बढ़ा, यानी कि ये जो अनदर बॉय है ये ज्यादा पेनिट्रेट करेगा सैंड में एज कंपेयर टू दिस बॉय। ऑलराइट, 50 न्यूटन वाले बॉय की जगह पर 80 न्यूटन वाला बॉय ज्यादा धसेगा अंदर तक। क्यों? क्योंकि उसमें थ्रस्ट क्या लग रही? ज्यादा, और प्रेशर भी क्या होगा भाई? ज्यादा। सो प्रेशर भी क्या होगा उस केस में? ज्यादा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको समझना है, कोई ना कोई चीज कांस्टेंट रहेगी तभी आप डायरेक्टली और इनवर्सली लगा सकते।
दिलो दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, डायरेक्टली और इनवर्सली को ध्यान से देखिए, बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। आज के बाद मैं कभी भी डायरेक्टली इनवर्सली इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। दिस इज द अटर डिटेल ऑफ दिस डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो मैं आपको दे सकता। ऑलराइट, अब आपको समझ जाना चाहिए कि हम किस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अब भाई क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा है रीजनिंग के, लेकिन आंसर सभी का सेम ही है। आंसर सभी का सेम ही है, बस आपको ये देखना है किस बेस पर वो आंसर आपसे पूछना चाह रहा। अभी देखिए, दोबारा लिख लेते हैं। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। सिर्फ इन्हीं दो चीजों से हमने सारे के सारे रीजनिंग के आंसर्स दे देने हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जो बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो हम पतले रखें या उन स्ट्रैप्स को चौड़ा रखें। भाई जो तो पहले स्ट्रैप्स आते थे वो बहुत ही पतले पतले थे, लेकिन आज आपने देखे होंगे कि स्ट्रैप्स हैं जो बैग के वो काफी ब्रॉड होते हैं। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो काफी ज्यादा उनके जो ये चीजें हैं ब्रॉड होती हैं। क्यों भाई? हमने कितनी देर तक वो बैग यहां पर लिफ्ट करना होता है, तो भाई उसकी वजह से प्रेशर बहुत बन जाता है और हमें पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस स्ट्रैप का एरिया बढ़ा दूं तो क्या प्रेशर घट जाएगा? बिल्कुल। इसीलिए हम ये वाइड वाले यूज करते हैं, वाइड वाले स्ट्रैप्स यूज करते हैं, ना कि ये नैरो वाले। भाई इसमें एरिया क्या है? लेस। इसमें एरिया क्या है? ज्यादा। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। तो भाई हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए कि कम? कम प्रेशर चाहिए तो भाई एरिया बढ़ा दीजिए, तो एरिया बढ़ा दीजिए। ऑलराइट, तो बस आप याद रखिएगा कि इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो वो आंसर करने हैं। ऑल द क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, सारे के सारे आंसर्स इसी के साथ होंगे। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि जो हमारे ड्राइंग पेन्स होते हैं, जो नोटिस बोर्ड वगैरह पे जो पेन लगते हैं, कहते हैं कि उनका ये वाला एंड बहुत ही पॉइंटेड होता है। ये वाला एंड बहुत ही पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड एंड का मतलब है इसका एरिया इज एक्सट्रीमली लेस। एरिया इस जगह का क्या है? बहुत ही थोड़ा। अरे भाई पॉइंट है तो पॉइंट का एरिया क्या होगा? बहुत थोड़ा। अच्छा, इसी फार्मूले को दोबारा देखिए। एरिया बहुत कम तो प्रेशर बहुत ज्यादा। भाई एरिया बहुत कम तो प्रेशर बहुत ज्यादा, यानी कि जब मैं इधर से इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये जल्दी जल्दी पेनिट्रेट कर जाएगा नोटिस बोर्ड में। भाई नोटिस बोर्ड में आप पेन इस तरीके से लगाते हैं कि बस नॉर्मली प्रेस कर देते हैं, ज्यादा फोर्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर क्या है? हाई, क्योंकि एरिया क्या है? कम। तो वो पॉइंटेड एंड बनाने का भी एक रीजन है ताकि प्रेशर क्या हो जाए? इंक्रीज, और वो इजीली पेनिट्रेट कर जाए उस चीज के अंदर। ऑलराइट, इसीलिए हम उसका क्या रखते हैं भाई? पॉइंटेड एंड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कुछ चर्चा हुई, हमने प्रेशर की चर्चा की। ऑलराइट, बस जो अंतिम चीज हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो यही है कि आपको याद रखना है प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट भी एक तरह की फोर्स ही है। जब फोर्स वो सरफेस के नॉर्मल लगे तब हम उसको नाम देंगे थ्रस्ट। इट इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर हम देखना चाह रहे कि थ्रस्ट कितने एरिया पर लग रही, तो हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे? प्रेशर की। अच्छा भाई, अभी हमने कहा कि प्रेशर हमने इस डायरेक्शन में लगाया, उस डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, प्रेशर की डायरेक्शन है, लेकिन तब भी ये स्केलर क्वांटिटी ही है। ये क्यों है? बस आप इतना याद रख लीजिए, क्योंकि जो प्रेशर है वो एडिशन, या फिर आप ये करो, इट फॉलोज लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन। भाई ये ऐड उसी तरीके से होता है जैसे जो स्केलर क्वांटिटीज हैं वो ऐड होती हैं।
बस आप ये याद रखो, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम अब इस पार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे। बस आप इतना याद रख लीजिए, प्रेशर की डायरेक्शन होते हुए भी प्रेशर क्या है, स्केलर, ये वेक्टर नहीं है, प्रेशर क्या है, स्केलर। क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ एल्जेब्रिक एडिशन, और इसको बोल सकते हैं स्केलर एडिशन। जिस तरीके से स्केलर क्वांटिटीज ऐड होती हैं, ये उसी तरीके से ऐड होता है, इसलिए हमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं लगता। दो प्रेशर की डायरेक्शन है, लेकिन इसको ट्रीट करेंगे स्केलर की तरह, क्योंकि ये स्केलर की तरह ही ऐड होता है, इसलिए प्रेशर क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, so alright student, this was all about this video. In the next part we will discuss about the pressure in liquids as well as the atmospheric pressure.